हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का जो अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी मीडियम में। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए जो आपके प्रश्न पत्र में लिखा होगा और इसी आधार पर आपके क्वेश्चन जो अधिकतम अंक 80 नंबर के हैं और कुल जो है इस प्रश्न पत्र में 37 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन खंड का, ये जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर गलत मिलान कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा जो है नेपाल में बिल्कुल ठीक सही है। गुरुला मंदता जो पर्वत नेपाल में नहीं है, ठीक है, तो ये जो मिलान गलत है। अब ये जो गुरुला मंदता पर्वत कहाँ पर है, तो गुरुला मंदता पर्वत की अगर हम बात करें तो ये मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर, ठीक है, तो ये मानसरोवर झील के पास स्थित है और ये हिमालय का एक पर्वत है। तो इसका जो गलत मिलान है वो है बी। तो गुरुला मंदता नेपाल में नहीं है, ये है मानसरोवर के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है, ठीक है। अगर हम धौलागिरी की बात करें तो ये नेपाल में है। कंचनजंगा की बात करें तो ये भी नेपाल में, और ये विश्व की तीसरी जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। जी हाँ, ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। तो सभी मिलान सही लेकिन बी सही नहीं, तो इसका उत्तर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कौन सी है, तो वह आपका कृषि प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। बाकी विनिर्माण, संचार, बैंकिंग। विनिर्माण जो है द्वितीय क्षेत्र की है, संचार और बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मिलान करना है स्तंभ का और स्तंभ खा का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर। तो चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर कहलाता है टाइड, ठीक है, टाइड। राज द्वारा लगाया जाने वाला कर कहलाता है टाइल, ठीक है। बास्तिल के किले का पतन, अगर हम बास्तिल के किले के पतन की बात करें तो होता है 1789 में 14 जुलाई 1789 और फ्रांस का गणतंत्र होना 1792। तो इस तरह से इसका मिलान है। तो जो चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर था टाइड, वो क्या होता था, ये वसूल किया जाने वाला कर यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, ठीक है ना, इस तरह से इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर लंबाई 860 किलोमीटर, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, अपवाह क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा। तो इसमें कौन सी नदी है, तो अगर नदी की बात करें तो यहाँ पर नदी की बात की किसकी, महानदी की बात की गई। जी हाँ, महानदी का जो उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है और इसकी जो अपवाह द्रोणी है वो कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। और यह नदी उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है। गोदावरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कावेरी, ठीक है, अगर कावेरी, कृष्णा और कावेरी की बात करें तो कृष्णा जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के है, ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से ही इसी कावेरी नदी से शिव समुद्रम नामक जलप्रपात का निर्माण भी होता है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है आपका महानदी, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना आपको। तो मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। उत्पादन में मानव पूंजी भूमिका नहीं होती है, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि उत्पादन में मानव पूंजी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मानव पूंजी में निवेश उच्च उत्पादकता का कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जो सही उत्तर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 6, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में गरीब भी अमीर हो जाएंगे, समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होगी, गरीब एवं अमीर के मध्य खाई नहीं होगी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उपयुक्त में से अगर बात करें इसमें से पूरा पढ़कर हमें उत्तर देना है।
तो महात्मा जी के सपनों के भारत में क्या होगा, समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होगी, ठीक है ना। बी, HYV बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, प्रति पौधा अनाज की मात्रा में कमी और रासायनिक उर्वरकों का निर्माण। तो HYV बीज का जो है प्रति पौधा अनाज की मात्रा में वृद्धि, ये सही है इसका, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है जैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है। भारतीय संविधान समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देता है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। तो उपरोक्त सभी कथन जो सही हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के गाँव की कुल जनसंख्या जो है 5000 है और वर्ष 2019 से 20 के दौरान उसके गाँव में जन्म लेने वाले शिशुओं की कुल संख्या 20 है। बताइए कि वर्ष 2019-20 में राज्य के गाँव की जन्म दर क्या है। जैसे आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि राज्य के गाँव के जन्म दर क्या है, 10, 20 या 8 है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसकी है। तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक है जॉन लॉक की। जॉन लॉक द्वारा 1689 में उस पुस्तक की रचना की गई थी। जॉन लॉक इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगर हम रूसो की पुस्तक की बात करें तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, द सोशल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक का नाम है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मोंटेस्क्यू की पुस्तक का, तो मोंटेस्क्यू की पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। इस तरह से आपको पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ये कथन और कारण वाले हैं। कथन पूछा गया है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सुधारों में से एक था। कारण, दासों के साथ बेहद खराब व्यवहार होता था, बिल्कुल सही है, कारण और दोनों सही हैं, ठीक है। सही व्याख्या करते ए सही इसका। दूसरा है क्वेश्चन 12, भवन एक स्थायी पूंजी है, उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है, ठीक है, बिल्कुल भवन एक स्थायी पूंजी, उत्पादन में भवन का कई वर्षों तक उपयोग होता है, ए कारण दोनों सही है, ठीक है। इसी प्रकार से भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, कोई भी देश भारत को आदेश नहीं दे सकता, बिल्कुल ठीक, ये संकल्पना है और दोनों सही है, ये इसका भी सही उत्तर ये ही है। 14, ब्रह्मपुत्र एक सदनीय नदी है। ब्रह्मपुत्र एक सदनीय मतलब बारहमासी। ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदी, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है, नहीं ए और बी दोनों सही है, कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 15, गलत कथन की पहचान करना में, मानव पूंजी भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा मानव पूंजी का विकास किया जा सकता है। उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती। तो गलत पहचान क्या है इसमें से, उत्पादन में मानव पूंजी की भूमिका नहीं होती है, गलत है, इसलिए इसका सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस के नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प केवल 1 और 2 है। सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था और चर्च द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों को समाप्त किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगला है 23 डिग्री से 30 उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत के गुजरात से होकर गुजरती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें जो गलत कथन ये है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, बल्कि क्या है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कोई भी अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बताइए कि यह किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो ये होगी शिक्षित बेरोजगारी। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है मालाबार तट। क्या कहलाता है, मालाबार तट, और ये कर्नाटक से केरल तक शुरू जाता है ये। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो गेहूं जो है, ठीक है, तो गेहूं रबी की फसल है, ठीक है, गेहूं किसकी फसल है, रबी की फसल है। रबी की फसल में गेहूं आएगा, जौ आएगा, ठीक है, जौ आएगा, ठीक है, और चना आएगा,
सरसों आएगी और अलसी भी आएगी। इसी प्रकार से अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ में चावल, ठीक है, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि। वनों का हमारे जीवन में कोई दो महत्व लिखिए। तो वन का महत्व की बात करें तो सबसे पहला हमें वनों से विभिन्न प्रकार के लकड़ी के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं और वायु प्रदूषकों को हटाने में वन हमारी सहायता करता है, ठीक है, और हमें वनों से फल, सब्जियां आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 1878 के वन कानून के दो महत्व लिखिए। तो पहला महत्व अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि की जो संप्रभुता है उसे प्राप्त कर ली थी। और दूसरा अगर महत्व बताएं तो वन को आरक्षित और संरक्षित वर्गों में बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए जीवन निर्वाह के लिए खाद्य जो आवश्यकता होती है, कपड़े, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। अगला है, आदर्श आचार संहिता पर आप क्या समझते हैं। तो आदर्श आचार संहिता की बात करें तो आदर्श आचार संहिता जो है मानदंडों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है और चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है। यह इस प्रकार से मान सकते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता होती है इसमें सभी राजनीतिक दल इसका पालन करते हैं कि चुनाव के दौरान ऐसे किसी भाषण का, ऐसे किसी भी स्पीच का इस्तेमाल ना करें जिससे जो है वर्ग भेद की भावना उत्पन्न हो और विभाजन की प्रवृत्ति को जोर पहुँचे। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित कीजिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो किसी फसल के लिए निर्धारित वो न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। जी हाँ, किसी फसल के लिए निर्धारित वो न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। मान लेते हैं सरकार ने रबी फसल के दौरान फसल की कीमत निश्चित कर दी कि भाई हम जो है 50 रुपये किलो के हिसाब से आपकी फसल लेंगे। अब चाहे फसल हो या ना हो, सरकार इस 50 रुपये कीमत पर किसानों की फसल खरीदेगी। इसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MNSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, औपनिवेशिक सरकारें चरवाहा भूमि को कृषि भूमि में क्यों परिवर्तन करना चाहती थी, अथवा वन कानून ने घुमंतू चरवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार हमने करवा रखा है पहले भी, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते वीडियो में। अगला है, प्रवास के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रवास के कारणों की व्याख्या की अगर हम बात करें तो गरीबी, है ना, क्या कारण हो सकता है प्रवास कारण में। सबसे पहले गरीबी, ठीक है, गरीबी हो गया, कृषि भूमि हो गया, ठीक है ना, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचना और सुविधाओं के अभाव के कारण लोग गांव से शहर की तरफ क्या करते प्रवास करते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, उनके अपनी मूलभूत आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रवास करते हैं, ठीक है। अगला है, समानता के अधिकार के विश्लेषण कीजिए। समानता के अधिकार के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत का समझना ही चाहे किसी भी जात, किसी समुदाय सम्मत क्यों रखता, वो कानून के साथ समान होगा और कानून के समान से संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म और मूल वंश के प्रति समानता होगी सभी की, ठीक है। 16 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। इस तरह से आपको इसका एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 28 क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि खाद्य सुरक्षा व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकता को पूरी करती है। अगर व्यक्ति के खाद्य सुरक्षा है तो व्यक्ति अपना ध्यान जो है अन्य चीज़ों पर लगा सकता है। अगर उसके पास खाद्य सुरक्षा ही नहीं है, उसके पास भोजन ही नहीं उपलब्ध है, तो बाकी सारा ध्यान कहाँ लगाएगा। तो इसलिए खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगला है, आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है। तो भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता कई कारण है। सबसे पहले भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति थी। पहला महत्वपूर्ण कारण न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा है न्यायाधीशों का लंबा कार्यकाल, ठीक है, न्यायाधीशों को उनके पद से किसी भी कीमत बढ़ाया नहीं जा सकता, केवल महाभियोग के माध्यम से, और महाभियोग लगाना भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन से लगता है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है, न्यायपालिका अपने कार्यों के प्रति किसी पर जवाबदेह नहीं है, ठीक है, और वो बिना किसी डर के अपने काम स्वतंत्र पर सही रूप से करती है। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ध्यान रखा गया है, ठीक। इसी प्रकार से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं,
तो राष्ट्रपति की शक्तियों कई भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैधानिक शक्तियाँ, ठीक, वैधानिक शक्तियाँ। फिर है आपका वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है। फिर चौथा है अगर हम बात करें तो न्यायिक शक्तियाँ। तो 4 भागों में राष्ट्रीय शक्तियों को बांटा गया है। और तो जैसे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अधिकारियों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का अधिकार है। सैनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं। तीनों सेनाओं पर वो राष्ट्रपति होता है। संसद का अधिवेशन बुलाने के अधिकार, संसद का अधिवेशन बुलाना व स्थगित करना राष्ट्रपति अधिकार में आता है। लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद के सामने बजट पेश करना, जैसे भी कल बजट पेश होने वाला है और राष्ट्रपति आज यानी 31 जनवरी को जो है अभिभाषण देंगे संसद में। और समाधान यानी क्षमादान करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, ठीक है, राष्ट्रपति शक्तियों की। इसी प्रकार से अगर हम प्रधानमंत्री शक्तियों की बात करें, ठीक है, तो प्रधानमंत्री शक्तियों की अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों को हटाना कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री हटा सकता है। मंत्रियों के विभागों का चयन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बैठकों के बीच मुख्य भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री निभाता है। नीति निर्धारक कौन है? प्रधानमंत्री है। नियुक्तियाँ कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री संसद का नेता भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक निर्धनता पर, ठीक है, वैश्विक निर्धनता प्रदेश पर चर्चा कीजिए। तो अगर हम वैश्विक निर्धनता की प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो वैश्विक निर्धनता में जो आपको टॉपिक क्वेश्चन लिखना है वैसे तो वैश्विक निर्धनता में कमी आ रही है, ठीक है। जैसे विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करना है। क्षेत्रीय असमानता होती है। भारत में निर्धनता की बात करें, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता, रूस में निर्धनता, तो इस तरह से कंप्लीट इसको आपको उत्तर देना है, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन इसी में हम बात करें तो भारत में निर्धनता को के अंतर्जातीय असमानता पर चर्चा कीजिए। तो भारत में जो है निर्धनता के अंतर्जातीय जो असमानता क्या है, ठीक है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, ठीक। 1970 के दशक के प्रारंभ में जो है राज्य स्तरीय निर्धनता में दीर्घकालीन कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। अगर जैसे वे राज्य जिनकी निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है वो कौन कौन से हैं? असम, ठीक है, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में निर्धनता एक गंभीर समस्या है, ठीक है। और वे राज्य जिनकी निर्धनता अनुपात कम है तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जम्मू कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या का कम प्रतिशत निर्धनता रेखा के नीचे रहता है। और वे राज्य जिनकी निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है वो कौन कौन से हैं? केरल, ठीक है, केरल है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। तो हाल ही के अनुमान दर्शाते हैं कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। इस तरह से इसको उत्तर देना है। इसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर, ठीक है, आपको संक्षिप्त लिखना है अथवा कटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सदाहरित रहते हैं। ये किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। और ये क्या होते हैं? ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भली भांति पनपते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कटीले तथा वन झाड़ियों की, तो कटीले और वन झाड़ियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कांटेदार तथा वन झाड़ियाँ जो हैं 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में इस प्रकार के वन की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम के शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिलते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के शुष्क भाग शामिल। इसमें खजूर, अकासिया, यूफोरबिया, नागफनी ये पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर देना आपको। इसके बाद कार्ल मार्क्स के परम विचारों की व्याख्या कीजिए और रूस में स्टालिन का समूहीकरण। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमने पहले करवा रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद से पूछे गए क्वेश्चन, इसको अनुच्छेद को पढ़ना है आपको, फिर उसका उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन के अनुच्छेद से संबंधित है, इसको आपको पढ़ना है और इसका उत्तर आपको फिर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैप की अगर हम बात करें तो मैप से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।